आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। डेली भाई आप लोगों के लिए जो ये प्रैक्टिस सेट आता है, इसके अंदर आप एसएससी, रेलवे और पुलिस के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा रीजनिंग का एक रिकैप मिलता है आपको, यहाँ सारे टॉपिक्स लगभग मैं कवर करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है और उसमें से एक रेखा ऐसे आ रही है, तो इस फिगर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि यहां से आपको 3 त्रिभुज मिलते हैं। ठीक है, ऐसी जो भी फिगर है वो ढूंढो इसके अंदर से। जैसे मुझे एक तो इधर नजर आ रही है ऐसे एक, फिर दो, फिर एक ये नजर आ रही है इधर ऐसे तीन, एक यहां से यहां नजर आ रही है चार। तो चार है ऐसी फिगर, तो 3 गुना कर देंगे तो 12 त्रिभुज सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। अब अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर कोई भी ऐसा त्रिभुज है जो रिपीट हुआ है, उसे माइनस कर देंगे और जो छूट गया है उसे ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने जब ये लिया तो मेरे पास इसमें से एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा कि पूरा बड़ा हो गया, तो ये काउंट हो गया। जब मैंने ये लिया इस 3 को बनाने के लिए, फिर भी ये काउंट हो गया, तो ये क्या हुआ, 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए एक माइनस कर देंगे, एक बार ही तो काउंट करेंगे इसको। ठीक है, 11 हो गए। अब आपसे देखो ये बात समझो कि कोई मिला के नया त्रिभुज तो नहीं मिल रहा है। जैसे अगर मैं यहां से जाऊं तो ये ऐसे करके यहां तक त्रिभुज नहीं बनता, ये तो एक लाइन और आ गई, 4 भुजाओं वाला बन गया। तो कोई भी यहां कनेक्टेड होके आपके पास ऐसा कोई फिगर नहीं दे रहा कि नया त्रिभुज तैयार हो जाए। तो इस केस में हमारे पास हिडन फिगर, जो नया त्रिभुज मिला के एक दूसरे को बनता है, उसे कहते हैं हिडन फिगर। तो हिडन फिगर यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कुल ही 11 त्रिभुज यहां से बनेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष के इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आजकल पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो कैसे करते हैं। आप पहले क्या करो, पहला स्टेटमेंट देखो कहां तक दिया है, यहां तक, और इसी अरेंजमेंट को सारे को यहां बना लो। इसका मतलब क्या, सी छोटा है ओ से, क्योंकि ओ की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब ओ बड़ा है सी छोटा है। ठीक है, इसके आगे ये साइन किसका होता है, छोटा या बराबर। ये कह रहा है कि जेड से छोटा या बराबर होगा ओ। अब ये साइन जेड की तरफ को मुंह खोल रहा है, इसका मतलब जेड वाई से बड़ा या जेड वाई के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट यहां तक खत्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो आप लोगे तो उसमें ये देखो, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, जेड, तो जेड के नीचे जेड को लाना, ले आए जेड के नीचे जेड। अब आगे बनाओ। अब क्या है कि जेड छोटा है एम से, इसका ये मतलब है क्योंकि मुंह किधर खुला है, एम की तरफ, और इधर एन की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब क्या है, एन बड़ा है जेड से। अब पहले वाले को तैयार करते हैं। इसमें वो कह रहा है जेड बड़ा या बराबर है ओके, जेड बड़ा या बराबर है ओके, और ओ जो है बड़ा है सी से। ठीक है, और यहां कह रहा है जेड एन से बड़ा है और जेड एम से छोटा है, जेड एम से छोटा है। ऐसे जो चीजें आपको कंफर्म पता चल गई उनको यहां बना लेते हैं। अब वो कह रहा है एन बड़ा है वाई से। देखो एन जेड से बड़ा है, एन जेड से बड़ा है, इससे ये पता चलता है एन जो है जेड से बड़ा है। ऐसे बना लो, एन जेड से बड़ा है। और यहां देखो जेड बड़ा या बराबर है वाई के, जेड वाई से भी बड़ा है, यहां आएगा वाई। तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एन वाई से बड़ा है, और ये भी यही कह रहा है एन वाई से बड़ा है। तो इसलिए पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। इस तरीके से 2 अरेंजमेंट आपने बना लिए और दोनों अरेंजमेंट से इसको यूज करेंगे। सी छोटा है एम से, ये दूसरा कह रहा है, देखो एम बड़ा है सी छोटा है, तो ये बात भी यहां से सही साबित होती है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जब भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है भाई, ये जैसे हमने बचपन में नहीं पढ़ा फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, बीच बीच में से संख्या गायब कर दी या अक्षर गायब कर दिया, लेटर, तो वो पता करना है कि उन बची हुई जगह में क्या क्या आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखते हैं कितने लेटर है। यहाँ पे टोटल जगह है 16, 16 है, तो 16 को ऐसे भाग में तोड़ो जिसमें से पेयर बन जाए, तो 4 चौक 16, तो 4 4 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें 2 तरीके के होते हैं, पैटर्न बदल बदल के या पैटर्न को रिपीट करके। अब यहाँ देखो वी डी डब्ल्यू, मुझे यहाँ डी डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ वी डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ डी फिर से दिख रहा है, इसका मतलब ये रिपीट वाला है। अब रिपीट वाला जब भी होता है तो ये देखो ज्यादा लेटर एक साथ कहाँ पे दिए हुए हैं, पहले वाले में वी डी डब्ल्यू, तो लास्ट वाले में होना चाहिए तीनों वी डी डब्ल्यू। अब जैसे ही मैंने यहाँ वी लगाया मुझे पहला लेटर मिल गया वाई, तो वाई वी डी डब्ल्यू, वाई वी डी डब्ल्यू, वाई वी डी डब्ल्यू। अब जो जो लेटर आपने यूज किए उन्हें ऑप्शन से मैच कर दो।
YVDVW यहां पे दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ के विपरीत क्या आएगा? जब भी आपको पासे की दो स्थिति दे रखी हो, जैसे यहां पे दे रखी है, इन दोनों में आपको अगर सिर्फ दो ही स्थिति दे रखी है तो उसके लिए ट्रिक समझा रहा हूं। तो आपको ढूंढना है इन दोनों में एक ऐसा लेटर जो दोनों के अंदर मौजूद हो, जैसे दोनों में आई मौजूद है। फिर आपको देखना है इनकी प्लेस, इसकी भी प्लेस ऊपर वाली है, इसकी भी। अगर दोनों की प्लेस सेम है, जैसे इसमें भी ऊपर है इसमें भी ऊपर है, सेम जगह पे होना चाहिए, तो फिर क्या हो गया कि जो जिस जगह पे है वो उसके विपरीत है। इसका मतलब इधर की तरफ O है तो इधर की तरफ Y, इसका मतलब OY के विपरीत हो गया। बस ये याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। इधर की तरफ कौन है? A, तो इधर की तरफ Z, तो A के विपरीत हो गया Z। ठीक है, अब आपसे पूछा O के विपरीत, तो Y आपका आंसर हो गया। बट अगर आपको पूछा होता सोचो X के विपरीत, अब यहां तो X कहीं भी दे नहीं रखा, तो आपको एक बात समझनी है कि IOAYZ तो ऊपर दे रखे हैं, ऑप्शन में X है, तो इसका मतलब क्या है कि एक लेटर जो यहां छिपा हुआ है वो X है। तो जहां ये I है ना, ये दोनों में I, तो इसके विपरीत होगा वो X। ऐसे ऐसे आप पता करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक कथन निष्कर्ष इस टाइप के होते हैं। एक कथन निष्कर्ष अभी देखो मैंने इस टाइप के सिखाए, ये बहुत आ रहे हैं आजकल। और एक ये है जो कि हम लोग हमेशा से किससे करते आए हैं? आपके वैन आरेख से। लेकिन बिना वैन आरेख के भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ का सभी फोन टीवी है। अब ध्यान से समझना, जब भी आपका सभी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम उसे कुछ भी कह सकते हैं। सभी का जो निष्कर्ष बनता है वो हमेशा कुछ में भी बनता है। जैसे यहाँ सभी है तो आप कुछ कहो, कुछ फोन टीवी है, कुछ फोन टीवी है। और टीवी की तरफ से फोन पे भी आओगे, कुछ टीवी फोन है। अगर सभी में क्वेश्चन कथन है तो उसके दो निष्कर्ष होते हैं कि कुछ फोन टीवी है और कुछ टीवी फोन है, इधर से उधर से इधर, और ये दे रखा है कुछ टीवी फोन है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो आप लोग। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कुछ टीवी बड़े या बड़ी हैं। तो इसका जो निष्कर्ष हमेशा निकलता है, अगर कुछ में स्टेटमेंट है, कथन है, तो कुछ में ही आंसर होगा। बस एक ही स्टेटमेंट का निष्कर्ष निकलेगा, एक ही निष्कर्ष निकलेगा इसका। कुछ टीवी बड़े या बड़ी हैं, तो कुछ इधर से स्टार्ट होगा, कुछ बड़े बड़ी टीवी हैं, कुछ बड़े बड़ी टीवी हैं, तो दूसरा निष्कर्ष भी सही आ गया। अगर कुछ लिखा है तो मैंने अभी क्या समझाया, कुछ का आंसर बस कुछ में ही आ सकता है निष्कर्ष, सभी में नहीं आ सकता। कुछ बड़े बड़ी कारें हैं, इसने कहा सभी बड़े बड़ी कारें नहीं आ सकता, कुछ कभी भी सभी में नहीं आ सकता, तो थर्ड वाला गलत है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलेगा। मोल्टन शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब आपके पास है MOLTEN, उसने कहा इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आ रहा है उस हिसाब से अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनमें सबसे पहले हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, क्योंकि ई सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से बनेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ई के बाद देखो कौन आएगा, ई आ गया। ई के बाद हमें नजर आ रहा है एल, क्योंकि एल 12 नंबर होता है। ठीक है, फिर होता है एम, एम 13 नंबर होता है। फिर एन, ये 14 नंबर होता है। ठीक है, फिर होता है ओ, ओ कितने पे होता है? भाई एन लिख लो, चलो एम ने नंबर नहीं लिख रहे तो वो लिख लो। ओ 15 पे होता है, टी जो होता है वो 20 पे, ऐसे लगाया। लेकिन इनमें तो कोई भी उसी जगह पे रिपीट हुआ ही नहीं है। देखो एम की जगह बदल गई, ओ की जगह भी बदल गई, एल की जगह भी बदल गई, टी की जगह भी बदल गई, ई की भी बदल गई, एन की भी बदल गई। कोई अपनी स्थिति पे मतलब टिका हुआ नहीं रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी की भी स्थिति अपरिवर्तित नहीं रही, सभी की परिवर्तित हो गई है। अब ये बहुत प्यारा सा जो है कोड बनाने वाला क्वेश्चन होता है। अब इसे करने का बहुत प्यारा सा तरीका क्या होता है समझ लेना आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ स्टेटमेंट देखना है, बिट नी टोमा नी हो टैप हो टोमा का। अब ये स्टेटमेंट का कोड यहां दे रखा है, दूसरे स्टेटमेंट का कोड ये रहा, और तीसरे स्टेटमेंट का कोड ये रहा। तो स्टेटमेंट और कोड समझ में आ गए पहली बात। तो अब आपको क्या करना होता है कि पहले स्टेटमेंट को, इस वाले को दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करके पहले को दूसरे से करो, देखो कौन सा लेटर दोनों में रिपीट हो रहा है। तो आप यहां देखो नी को जो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यहां जो दोनों में कोड कॉमन होगा वो नी का कोड होगा। जैसे यहां दोनों में येलो कॉमन है, ये देख रहे हो आप, येलो कॉमन है, तो नी का कोड जो है वो येलो हो गया। इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, फिर
पहले स्टेटमेंट को तीसरे से कंपेयर करते हैं। अब पहले को तीसरे से कंपेयर करोगे तो पहले और तीसरे में टोमा कॉमन है, ये देखो टोमा, यहां भी टोमा। तो पहले और तीसरे के कोड में देखो क्या कॉमन है, इज कॉमन है, ये रहा इज। अब पहले वाले में बिट बचा और यहां मैंगो बचा, तो इसका मतलब जो यहां बिट बचा है वो मैंगो का कोड हुआ, और मैंगो का कोड ही आपसे पूछा था, तो बिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको बाकी का भी निकालना होता तो क्या करते, अब दूसरे को तीसरे से कंपेयर करते। दूसरे में हो है और यहां भी हो है, तो यहाँ के इनके कोड को कॉमन करे तो रेड कॉमन हो गया। अब ये एंड जो बचा वो इसका बचा ऊपर वाले टैब का, और जो यहाँ सन बचा है वो का बचा है। तो इस तरीके से आप सबके कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बत्तख, मोर, पक्षी, तीनों में एक वैनारिक द्वारा संबंध दर्शाना है। तो बत्तख का मोर से कोई संबंध नहीं होता, और बत्तख का फिर पक्षी से संबंध होता है, क्योंकि बत्तख एक पक्षी होती है तो पक्षी के अंदर पूंछें समाहित होगी। तो पहले को दूसरे से कंपेयर करने कोई रिलेशन नहीं मिला, दूसरे को तीसरे से करो। मोर पक्षी, मोर भी पक्षी के अंतर्गत आते हैं, तो बत्तख और मोर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों पक्षी के अंतर्गत आते हैं, तो इनका जो वैनारिक है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। बताइए छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, 3 इंटू कितने सेंटीमीटर भुजा वाला है, 3 वाला, 3 माइनस 1। ठीक है, तो 3 गुणा 3 माइनस 1 होता है 2, 3 दूनी 6। तो आपका जो आंसर है वो 6 बार काटना पड़ेगा उसको। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैजिक का जो कोड बना है, या कहें हम की जो एनालॉजी है वो ये है, जो कि क्या है, BHFZI। अब हम देखें बहुत ज़्यादा केसेस में, 90% केसेस में पहला लेटर पहले लेटर से संबंधित होता है, लेकिन अब यहां देखें m कितने नंबर पे होता है आपका 13, b होता है 2। ठीक है, a संबंधित होगा h से 1, यहां है 8। अब यहां देखिए 13 से 2 पे जाने के लिए कमी हो रही है, जबकि 8 से 8 पे जाने के लिए बढ़ोतरी हो रही है। यहां बहुत ज्यादा कमी है, यहां बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, पैटर्न नहीं है दोनों में। तब जब ऐसा होगा तो वहां क्रॉसिंग मेथड होता है, मतलब रिलेशन पहले का पहले से नहीं होता। जैसे m है आपका 13 पे, a है 1 पे, इन्हें लिख लो पहले, g है 7, i है 9, c है 3। अब इसमें देखो ये 2 नंबर है, फिर h 8 है, f 6 है, z 26 है, l 12 है। अब आप देखो 13 से 1 कम 12 है, तो क्रॉसिंग मेथड, क्रॉस करके लिखा गया। एक मतलब a होता है आपका 27 पे, उसमें से 1 माइनस किया 26। 27 पे कैसे होता है, ABCD पे जाके खत्म हो जाती है 26 नंबर पे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे मतलब A से, तो वो 27वां नंबर माना जाता है। फिर 7 से 1 कम करके 6, 9 से 1 कम करके 8, 3 से 1 कम करके 2। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। इसका मतलब C से पहले जो आएगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में B लिखेंगे, A से पहले जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, B से जो पहले आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, I से पहले जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, N से जो पहले आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, MHAZB। MHAZB है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ निम्न में से कौन सा इंडियन का दर्पण प्रतिबिंब है। जब भी आपको कोई भी लेटर का दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा और दर्पण नहीं बताएगा कहां पर है, दर्पण कहां पर है वो तो नहीं पता ना, तो हमेशा मानो कि दाईं तरफ दर्पण रखा हुआ है, ये रहा दर्पण भाई। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब भी किसी भी आप चीज का दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं ना, तो जो सबसे आखिर में होता है आपका, उसका प्रतिबिंब सबसे पहले आएगा। मतलब ये इंडियन जहां पे खत्म हुआ है एन पे, वहां से इसका दर्पण प्रतिबिंब शुरू होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब एन से शुरू होगा। अब एन यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस एन में और इस एन में फर्क देखिए, आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दर्पण प्रतिबिंब है और ये सादा एन है, तो ये तो नहीं होगा, और ये एन से स्टार्ट नहीं हुआ, इन दोनों को हटा दो। फिर आप ये देखो कि ये पैटर्न को फॉलो करेगा, मतलब क्रम नहीं तोड़ेगा अपना। जैसे एन पहले है, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ए आएगा, फिर आई, फिर डी, फिर एन, फिर आई, फिर एन आई होना चाहिए लास्ट में, इसने ए एन का रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है।
13 का 173 से बना रखा है पेयर, 17 293, 9 85, 19 366। अब आप ये देखें 13 के आगे जो संख्या दी है वो एक बड़ी सी संख्या है, तो बड़ी संख्या हमेशा किससे आती है, वर्गों से। और ये देखो है भी इसके वर्ग के पास, 13 का वर्ग क्या है 169, ये उससे कितना ज्यादा है 4, तो इसे लिखेंगे 169 प्लस 4। फिर 17 का देखो यहाँ क्या है 293, तो इसे लिखेंगे 289 प्लस में आएगा 4, तो इसका मतलब इनका पैटर्न क्या है, वर्ग करके प्लस 4। 9 का होता है 81 प्लस में आएगा 4, ठीक है। 9 19 का होता है 361, अब प्लस 4 करेंगे तो 365 होना चाहिए, यहाँ लिखा 366, तो यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अलग होगा, अलग कोई कहते हैं विषम संख्या, ठीक है बच्चों। दी गई आकृति में n युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। जब भी आपके पास ये देखो आपके सामने खुला पासा है, खुले पासे में कौन किसके विपरीत होता है समझते हैं। पहले वाला तीसरे के विपरीत होता है, दूसरे वाला चौथे के विपरीत होता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और इधर बाहर निकला हुआ इधर बाहर निकले हुए के विपरीत होता है। तो ए किसके विपरीत हुआ, एन के, बी किसके विपरीत हुआ, ओ के, और एम किसके विपरीत हुआ, एस के। तो आपसे पूछा किसके विपरीत है, एन के, तो एन के विपरीत है ए, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है, डी बाद में, तो पी को पहले लिखेंगे, बस बढ़ते क्रम में देखना है। तो देखो सबसे पहला लेटर सब में कंपेयर करो, सब में ई आ रहा है तो इससे नहीं आएगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे तो सब में ई आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ई से भी नहीं मिलेगा। इसके आगे एस लिखा है, अब एस जो है हमारा 19 नंबर होता है, यहाँ एम लिखा है, एम 13 नंबर होता है, यहाँ पी लिखा है वो 16 नंबर होता है, यहाँ वी लिखा है वो 22 नंबर होता है, यहाँ पी है 16 नंबर पे है, जी है वो 7 नंबर पे है। अब आपको बस इतना देखना है कौन नंबर पहले आ रहा है, ठीक है। 7 पहले आ रहा है सबसे, तो 6 नंबर वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर आएगा यहाँ 13 नंबर वाला, तो 3 आएगा, 6 के बाद आएगा 3, तो 6 के बाद हम 3 लेंगे। फिर इसके बाद आप देखें तो 2 हैं एक जैसे, 16 16, तो जब 2 एक जैसे होते हैं फिर उनमें आगे देखते हैं, जैसे इसमें पी है इसमें भी पी है, इसमें ए इसमें ए, इसमें ए इसमें ए, इसमें एल है इसमें टी है, एल पहले आता है तो 5 वाला पहले लिखा जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा 4 वाला, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद 19 22, 19 पहले वाला है और 22 दूसरे वाला, तो 6 3 5 4 1 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं। लड़के लेने हैं और लंबे भी उसमें काउंट होने चाहिए और युवा भी होने चाहिए ये। अब इन तीनों में देखो कौन कौन आया है, इन तीनों में जो आया है वो संख्या है 15 और 14, तो दोनों को ही लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चे 15 पे लगाते हैं, बहुत से 14 पे, लेकिन ये दोनों ही इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों को मिलके आपकी संख्या आएगी जो कि 29 है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पी का भाई है, जब ए और पी क्या है, भाई है, तो बराबर का रिश्ता होगा। अब यहाँ ए भाई है, पी का नहीं पता, वो बहन भी हो सकती है, तो बराबर के रिश्ते को हमेशा बराबर में लिखते हैं, जैसे मैंने ए लिखा पी लिखा। अब उसने कहा ए पी का भाई है, तो ए के आगे भाई लिख दो यहाँ ऐसे, पी का भी पता नहीं है। पी क्यू की माता है, पी क्यू की माँ है, अगर पी माँ है तो क्या होगा, ए की बहन हो जाएगी। क्यू एफ का पुत्र है, अब क्यू क्या है, पुत्र है। अभी उसने कहा पी इसकी माँ है और वो यहाँ वो कह रहा है एफ का पुत्र है, तो इसका मतलब एफ का भी अगर वो पुत्र है और पी का भी, पी उसकी माँ हुई तो एफ क्या हो गया, उसका पिता हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, ऐसे आपको आरेख बनाने हैं, मतलब ग्राफ बनाने हैं किसके अंदर, ये जो भी आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, तो फिर गलत नहीं आएगा। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है ए की एक बहन है पी, उसकी शादी हुई एफ से, तो इसका मतलब ए का जीजा है एफ और क्यू की माता है पी और पिता है एफ, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए का जीजा है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में मारीगोल्ड को EMPHJSBN लिखा जाता है, तो आप यहां देखें मारीगोल्ड MARIGOLD,
तो आपको इसका कोड क्या दिया है, ई दिया है। तो एम का ई से रिलेशन दूर का बनता है, जबकि डी का इससे रिलेशन पास का बनता है। तो क्रॉसिंग मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम्स के अंदर, तो इस पे बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। लेकिन इसे कंफर्म कहां से करेंगे, देखो अब ये लास्ट वाला क्या है, एन है, तो एम का रिलेशन एन से बनता है क्रॉस होके, तो एम पहले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से। लेकिन कैसे, एम से अगला लेटर यहां लिखा गया, डी से अगला लेटर यहां लिखा गया, ठीक है। तो हमसे जो पूछा है, जैसे डी का पूछा है, तो डी से अगला यहाँ ई लिखा जाएगा और एस से अगले वाला वो यहां लिखा जाएगा। ई से स्टार्ट होगा, टी पे खत्म, ई से स्टार्ट टी पे खत्म, सिर्फ ऑप्शन बी है। बाकी भी आप ऐसे ही लगा के देखेंगे, पूरा बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। प्रणव का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, उसी वर्ष निकुल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि निकुल का जन्म 19 अगस्त को हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, आपको देखना है जिस मंथ की पहले बात हो रही है, जैसे 18 मई, तो ये देखना है इस मई में 18 से अलग कितने दिन बचे हैं। मई होता है 31 दिनों का, 18 उसमें से दिया है, तो इसके बचे हुए दिन लिखने हैं 13। फिर जून, जून में जितने दिन है वो यहां लिखने, जून में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। जुलाई में फिर यहां लिखना है 31, और अगस्त के जितनी तारीख उसने दिया उसे यहां लिखना है। इन सबको आपको जोड़ देना है। जोड़ के कितना आ रहा है, 1 4 2 3 5 3 8 9 93। अब आपको देखना है 93 के अंदर कितने 7 है, क्योंकि हर 7 पे दिन रिपीट हो जाता है, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं ना। तो कितने 7 है वो कैसे पता चलता है कि इस 93 को 7 से भाग कर दो। तो 7 एकम 7, 2 23, 7 21, तो 13 बार इसमें 7 है, तो कितना शेष बचता है 2, तो 2 दिन हमारे पास विषम आएंगे। तो इसमें 2 दिन जोड़ दो, किसमें, गुरुवार में। गुरुवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार से अगला शुक्रवार, उससे अगला शनिवार, तो इसका मतलब शनिवार पे हम पहुंच जाएंगे। तो 19 अगस्त को शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर का विवाह यू के साथ हुआ है, तो जब विवाह होता है तो दोनों का रिश्ता समान होता है, तो इसलिए उन्हें आमने सामने लिखते हैं। आर का विवाह एस से हुआ है, ऐसे लिख लिया, यू से, सॉरी, आर का विवाह यू से हुआ है। यू एल की माता है, यू एल की है माँ। अब एक बात बताओ, अगर ये माँ है एल की, तो ये पिता हुआ एल का, क्योंकि उसने कहा इन दोनों की शादी हुई है। इससे ये भी पता चल गया कि पति पत्नी है, और पति कौन है, पत्नी कौन है, वो भी पता चल गया। एल डी की बहन है, एल जो है वो क्या है, डी की बहन है, तो इनको बराबर रिश्ता हो गया, यहां बनाओ, एल है बहन, अब डी क्या है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। यू की केवल एक पुत्री है, यू की एक ही पुत्री है, तो एल ही है, तो फिर डी इसका पुत्र होगा। डी का विवाह जे के साथ हुआ है, तो डी का जे के साथ हुआ, तो ये तो इनका पुत्र है ना, तो ये पति होगा और जे पत्नी होगी। के जे का पुत्र है, जे का पुत्र कौन है, इसे नीचे की तरफ बना लेंगे क्योंकि छोटा रिश्ता है, वो के है, ये आ गया। एफ जे की माता है, जे की माता कौन है, एफ है। तो बताइए आर किस प्रकार के से संबंधित है। आर और के का रिश्ता पूछा है आपसे, आप ये देखो, आर का बेटा है डी और उसका बेटा है के, और बेटे के बेटे को पोता कहते हैं, इसका मतलब आर उसका दादा हुआ, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आरेख के अंदर आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपसे पूछता डी का एफ से रिश्ता, तो क्या होता, डी दामाद होता है एफ का, जे की माँ है ये। अब यहाँ यू और एफ क्या है आपस में, ये समधन है, आर और एफ समधि समधन है। तो देखो हर एक रिश्ता आप यहाँ से बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। तो आरेख बनाना सीखें और बहुत आराम से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करो, कभी गलत नहीं आएगा भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आ सकता। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ एक लिखा है 4, 27, 256। एक चीज देखो, एक से स्टार्ट होके 1 2 तीसरे स्टेप में 256 पहुंच गया, तो इसका मतलब ये बड़ा इसमें जो है गणितीय ऑपरेशन है, और बड़े गणित ऑपरेशन बड़ी संख्या लाने के लिए होते हैं वर्ग और घन। अब एक जो है वो तो किसी का वर्ग भी, एक का वर्ग भी होता है, एक का घन भी, इससे पता नहीं चलता। तो 4 देखो, 4 होता है 2 का वर्ग, 27 होता है 3 का घन, 256 होता है 4 की पावर 4। इसका मतलब संख्या के साथ साथ आपकी पावर बढ़ती जा रही है, तो अगला होगा 5 की पावर 5, क्योंकि एक एक संख्या बढ़ रही है, एक एक पावर, तो जो संख्या वही उसकी पावर, तो 5 की पावर 5 होता है 3125। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आया होगा तो कमेंट करके रखना, पूछ लेना अपने डाउट, नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। और ये डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप करेंगे, आपकी रीजनिंग टॉप हो जाएगी एकदम, आपको कोई पेपर डराएगा नहीं।
भैया जहां जाओगे फुल मार्क्स स्कोर करोगे रीजनिंग के अंदर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और भैया बढ़िया लगा ना तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।